नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं मेंस में अपियर होने वाले जितने भी विद्यार्थी होंगे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे और अंतिम समय का जो रिवीजन होता है वो अंतिम समय का आप रिवीजन कर रहे होंगे। कहा जाता है अंतिम समय में कोई भी नया तथ्य आपको नहीं पढ़ना चाहिए, जो भी चीज़ आप पढ़े हैं उसी को रिवाइज करना है। लेकिन फिर भी हम ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ला रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही ला रहे होंगे। यहाँ पे जो भी डाटा आपको बताया जाएगा, उम्मीद करते हैं ज्यादातर विद्यार्थी इस डाटा को ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। केवल सिलेबस वाइज यहाँ पे 1 घंटे के इस वीडियो में हम सब चीज को ऑर्गेनाइज करके बताने का प्रयास करेंगे और आप केवल 10 से 15 मिनट का वीडियो देखिए। आप भरोसा कीजिए, यहाँ तक आ गए हैं तो 10 से 15 मिनट आप वीडियो को देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ जो भी डाटा बताया जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है और इसको अपने आंसर में इंक्लूड करके आप अपना मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। यकीन मानिए, पिछले बार भी हम मेंस दिए थे तो उसमें भी हम इकोनॉमिक सर्वे का डाटा को इंक्लूड किए थे और इसीलिए हो सकता है और भी दूसरे सारे रीजन हो सकते हैं, तो 120 मार्क्स मेरा यहाँ पे आया था। तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में 120 मार्क्स आना बहुत बुरा तो नहीं कह सकते, देखिए बहुत अच्छा भी नहीं है तो बहुत बुरा भी नहीं है। तो इस तरह से 120-130 मार्क्स आना एक बेहतर नंबर माना जाता है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के दृष्टिकोण से। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। कम से कम आप जब पढ़ ना रहे हो, खाना खा रहे होंगे या कोई भी खाली समय जब आपके पास होगा उस समय आप देख लीजिए। बहुत सारे डाटा आपको हम इस वीडियो को बताते समय या इस वीडियो को देखते समय ही आपको याद करवाने का हम प्रयास करेंगे और इन सब डाटा को आप अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कीजिए। देखिए आपका मार्क्स जो है वो जरूर इंप्रूव होगा या आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारे पास कुछ इस तरह के डाटा है और इस तरह के डाटा को हम कहीं ना कहीं अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे अगर बहुत सारे विद्यार्थी पढ़े होंगे तो ठीक, बहुत सारा डाटा जो है, बहुत सारा डाटा क्या, लगभग सारा डाटा वही चीज है, उसको आपको रिवीजन के जैसा आपका हो जाएगा। और जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हो तो उसको पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस वीडियो को देख लीजिए, जितना भी आपको डाटा याद होता है वो याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड इकोनॉमी दिया है, सेक्टोरल कंपोजिशन पढ़ना है, ग्रोथ इन जीएसडीपी, पर कैपिटा इनकम और लास्ट डेकेड मतलब पिछले 10 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ है, वो सब सारा चीज आपको यहाँ पे पढ़ना है। उम्मीद करते हैं आप ये सिलेबस पढ़ने का समय है नहीं तो हम सीधे सीधे यहाँ पे देखिए, सारा चीज यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, कुछ चीज जो है हम आपको बताने का प्रयास करें, उन सब चीजों को आप याद करने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है कि हम लोगों का जो झारखंड स्टेट है वो पिछले साल में, पिछले दशक में हम कह सकते हैं कितना ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में यहाँ पे देखिए, जब आप आंसर लिख रहे होंगे और ग्रोथ के बारे में कुछ पूछा गया होगा कि पिछले 10 साल में झारखंड का क्या ग्रोथ रहा है, किसके सेक्टर में कितना कितना इनका ग्रोथ देखने को मिला। तो यहाँ पे ओवरऑल का पहले हम लोग बात करेंगे, फिर यहाँ पे आपका तीनों सेक्टर के बारे में बात करेंगे, फिर पर कैपिटा इनकम के बारे में बात करेंगे, फिर दूसरे स्टेट से हम तुलना भी करेंगे। तो यहाँ सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था 2020-21 में देशव्यापी कोविड-19 के लॉकडाउन के प्रभाव से उबर चुकी है। विगत 3 वर्षों में यानी कि 20-21, 21-22 और 22-23 के बीच राज्य की आय जीएसडीपी 8.8 वार्षिक दर से यहाँ पे बढ़ी है। तो यहाँ पे आपको बस याद क्या करना है, आप बस इतना याद कर लीजिए कि बस आपको याद रखना है कि कोविड-19 यहाँ पे जो भी आया था तो उसके कारण अर्थव्यवस्था में जो भी गिरावट देखने को मिला था, उस गिरावट से अब हम लोग उबर चुके हैं और पिछले 3 साल में हमको औसतन कितना ग्रोथ देखने को मिला है झारखंड के जीएसडीपी में, तो 8.8% का ग्रोथ देखने को मिला है। बस यही चीज आपको याद रखना है। ज्यादा यहाँ पे आपको सेंटेंस हम यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखे हुए थे, ताकि लिखना भी तो कुछ कुछ होता है ना, केवल फैक्ट आप कैसे लिखिएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हुए थे कि कोविड-19 के प्रभाव से झारखंड अब उबर चुका है और पिछले 3 साल का अगर हम डाटा देखें या ग्रोथ देखें तो हमको औसतन आपको अब पिछला कहां से कहां तक ये भी याद रखना है, 20-21, 21-22 और 22-23, ये 3 साल का अगर आप डाटा देखिएगा तो 3 साल में औसतन झारखंड में कितना हमको ग्रोथ देखने को मिला है, तो 8.8 देखने को मिला है। दूसरा, और भी अगर आपको डाटा याद करना है, चूंकि हम बोले हैं कि कम से कम मिनिमम आपको 8.8 तो याद रखना ही रखना है, लेकिन सर्वे में देखिएगा तो वित्तीय वर्ष जो है 23-24 में है, स्थिर मूल्य में 7.1 देखने को मिलता है और यही 23-24 में 7.7 देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों डाटा अगर आप को बाद में याद ना भी रहे तो कम से कम इतना याद रखिएगा, पिछले 3 वर्षों में झारखंड औसतन 8.8% के वार्षिक वृद्धि दर से यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये डाटा आपको याद हो गया होगा। 23-24 में 7.1 है, 24-25 में यहाँ पे 7.7 है, ये अनुमान आपको दिया गया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जीएसडीपी में झारखंड का क्या ग्रोथ यहाँ पे रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्थिर मूल्य में और वर्तमान मूल्य में।
तो देखिए इतना डाटा तो याद करना मुश्किल है, लेकिन आपको क्या याद करना वो हम आपको बता रहे हैं और उसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। कहता है झारखंड जीएसडीपी राष्ट्रीय लेखा नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स के आधार पर बेस ईयर 2011-12 में लगभग रुपए 1,50,918 करोड़ था। तो देखिए आप अगर लिख पाते हैं तो ये चीज लिख सकते हैं इकोनॉमिक या सीधे सीधा आप लिख सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में ये डाटा हम जो भी बता रहे हैं वो दिया गया है, और नहीं तो आप सीधे सीधे लिख लीजिए कि इकोनॉमिक सर्वे भी ये डाटा कहां से लिया है, राष्ट्रीय लेखा से नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स से यहाँ पे लिया है, और इसका जो बेस ईयर है 2011-12 है और उससे तुलना किया है कि वर्तमान में जो हम लोगों का जीएसडीपी है वो कितना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2018 में जो था 2,29,274 था, और इस तरह से यहाँ पे आइएगा 2020-21 में 2,19,483 था, फिर 2022-23-24 में 2,78,316 करोड़ था, फिर 2,99,843 करोड़ है। अब कहिएगा इतना डाटा कैसे फिर वर्तमान मूल्य में है, ये इतना डाटा कैसे याद किया जाए, तो इसको लेके आपको बहुत ज्यादा परेशान होना नहीं है। बस आपको याद रख लेना है कि 2018 में देखिए 2011-12 में कितना था, 1,50,918 करोड़। अगर ये एग्जैक्ट फिगर याद होता है तो ठीक, और नहीं तो कम से कम इतना याद रखिएगा कि 1.5 लाख करोड़ था। देखिए कैसे लिखना है, क्योंकि हम खुद एग्जाम दे रहे हैं तो हमको पता है कि कितना डाटा याद करना संभव है, कितना डाटा है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कम से कम इतना तो याद रख सकते हैं कि 2011-12 में जीएसडीपी हमारा कितना था, तो 1.5 लाख करोड़ था। ठीक है, 918 अगर याद हो जाता है तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं याद होता है तो कम से कम मिनिमम 1.5 लाख कीजिएगा। अब बीच का डाटा को आपको यहाँ पे याद नहीं करना, भले यहाँ पे लिख दिए लेकिन इसको याद नहीं करना। लास्ट का डाटा जो है यहाँ पे 24-25 का अगर है, जो कि अनुमान ही है, वो 2,99,884 यानी मोटा मोटी हम 3 लाख कर सकते हैं, तो 3 लाख है। तो आप यहाँ पे लिखने के लिए लिख सकते हैं कि 11 बाजार में, एक दशक बोला है ना, सिलेबस देखिएगा पिछले दशक में क्या ग्रोथ है वो पूछा गया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 11-12 में जितना हम लोगों का जीएसडीपी था उससे अगर हम तुलना करें तो 24-25 में लगभग 2 गुना हो गया है, यानी कि 2,99,843 हो गया है। मोटा मोटी इसको हम 3 लाख करोड़ कह सकते हैं। अब यहाँ वर्तमान मूल्य भी है और स्थिर मूल्य भी है, तो दोनों को आपको हम बार बार कह रहे हैं याद नहीं करना है, जितना आपसे याद हो सकता है उतना ही याद करने का प्रयास करना है। अब देखिए ग्रोथ में आपको पूछा जा सकता है किस तरह का ग्रोथ देखने को मिला है, क्या लगातार ग्रोथ हो रहा है, तो नहीं। यहाँ पे हमको देखने को मिलता है 20-21 में थोड़ा सा यहाँ पे ग्रोथ जो है वो कम हो जाता है, यानी डाउन में यहाँ पे चला जाता है। इसका पीछे कारण क्या था, तो 2019-20 में आई आर्थिक मंदी थी और कोविड-19 जो कि आपको पता ही है। तो आप लिख सकते हैं 18-19 से अगर हम तुलना करें तो लगातार हमको जीएसडीपी में वृद्धि देखने को मिला है। अपवाद स्वरूप केवल हमको 20-21 जो था उसमें हमको यहाँ पे डाउन देखने को मिला है, और डाउन देखने का या डाउन आने का कारण क्या है, तो 2019-20 का आर्थिक मंदी और कोविड-19। उम्मीद करते हैं इस पेज में जो भी आपको फैक्ट बताया गया होगा उसमें आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा, और आपको याद हो गया होगा कि औसतन पिछले 3 वर्षों में हम लोग कितने के ग्रोथ से जा रहे हैं, तो 8.8 के ग्रोथ से जा रहे हैं। अगर 23-24 का अगर हम देखें तो 7.1 का अनुमान है, 24-25 का देखें तो 7.7 का अनुमान है। पिछले यहाँ पे जीएसडीपी में अगर अमाउंट में देखें तो करंट प्राइस में अगर देखें जिससे हम तुलना करें तो 2011-12 में लगभग 1,50,918, और नहीं तो याद करने के लिए आपको बताया गया था 1.5 लाख हम लोगों का इतना अमाउंट था जीएसडीपी। अब ये बढ़ के 2024-25 में कितना हो गया, तो 2,99,843, या मोटा मोटी आप इसको 3 लाख मान सकते हैं। तो इस तरह से 2 डाटा है ना, 2-3 डाटा है, याद हो गया होगा, 8.8 हो गया होगा, फिर 7.1, 7.7, उम्मीद करते हैं ये भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये भी याद हो गया होगा। फिर आपको याद रखना है 2011-12 में 1.5 लाख था, और अभी 24-25 में जो है वो कितना लाख होने का अनुमान है, तो 3 लाख होने का अनुमान है। 20-21 अपने आप याद रहेगा कि 19-20 में आर्थिक मंदी के कारण और कोविड-19 के कारण यहाँ पे हमको डिक्लाइन देखने को मिला, और बाकी हम लोगों को 2018-19 से लेकर 24-25 तक ग्रोथ ही देखने को मिला है, कहीं पे भी आपको डिक्लाइन देखने को यहाँ पे नहीं मिला। अब हम लोग नेक्स्ट पेज चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या हम लोग लिख सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पे जो आपको नॉमिनल भी यहाँ पे हम लिखे, तो देखिए हम जैसे बोले हैं ना कि मिनिमम अभी इतना कम टाइम में कितना चीज याद रखिएगा, तो अगर यहाँ पे कहा गया है कि रियल में अगर देखें तो 8.8 है, लेकिन यहाँ पे नॉमिनल देखें तो 15.2% का यहाँ पे ग्रोथ है, तो इतना आपको याद करना नहीं है। देखिए ये ग्राफ भी आपको बनाने से थोड़ा सा अच्छा रहा था, लेकिन अभी इतना कम समय है कि पता नहीं बना पाइएगा कि नहीं, याद कर पाइएगा कि नहीं, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं 8.9 है, जो कि लगभग 2018 के आसपास, यहाँ 19 था। आप कम से कम एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। 20-21 में यहाँ डिक्लाइन चला जाता है कितना, -5.3 का, और उसके बाद 21-22 में फिर से यहाँ पे ग्रोथ आता है 10.9 का, और लगभग यहाँ पे 22-23-24 और 24-25 में यहाँ पे 6.8 है, और 7.1 और 7.4 तो आप ऑलरेडी याद कर चुके हैं 23-24 और 24-25 में। तो आपको याद क्या करना है, केवल याद करना है 2018 में
19 में 8.9 था, ये 1.1 आप नहीं भी याद कीजिएगा तो चलेगा। 20-21 में आप याद कर लीजिएगा कि यहाँ डाउन चला गया था, -5.3 चला गया था, और उसके बाद 21-22 में ये आपका 10.9 है, फिर आपका डिक्लाइन होता है 6.8 में, और 7.1 और 7.7 जो है आप ऑलरेडी याद कर चुके हैं पिछले पीरियड में। तो ये ग्रोथ रेट है। अब कहिएगा इतना डाटा को कैसे हम याद कर सके, नंबर ऐसे नहीं मिलता है आपके साथ। जिसका कंपटीशन है वो बहुत है ना तेज है, वो लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज को पढ़े होंगे और कहीं ना कहीं अगर मौका मिलेगा तो वो इस चीज को इंक्लूड करेंगे। और यहाँ ये जो सब चीज है आप पूरा 5 पेज लिख दीजिए, और ये सब आप इंक्लूड करते हुए आप 3-4 पेज ही लिखिएगा ना तथ्यों के साथ, तो आपको मार्क्स जो है पेज देख के नहीं मिलता है, आपके फैक्ट पे मिलता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि तथ्यों को आप अपना क्या कीजिए, इतना बेहतर रखिए कि आपका है ना जो एग्जामिनर होगा, जो भी चेक करेगा, उस तथ्य को देखने के साथ इंप्रेस हो जाए और मार्किंग आपको है ना अच्छा मिले। तो इस तरह से ये आपका दिया गया है। चलिए हम लोग ग्रोथ रेट के बारे में बात कर लिए, तो उम्मीद करते हैं फिर से हम यहाँ रिवीजन करवा देते हैं, क्योंकि आप ये मान के चल रहे हैं कि अभी फिर इसके बाद ये है ना आप लिखिएगा नहीं, या है ना आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो याद करने के लिए हम फिर से एक बार बता रहे हैं कि 8.8 का ग्रोथ औसतन हम लोग यहाँ पे है ना देखने को मिल रहा है। 23-24 में ये 7.1 था, और 24 से 25 में 7.7 था। उसके बाद यहाँ पे अगर यहाँ पे अमाउंट में देखिए तो 1.5 लाख करोड़ लगभग था, 1,50,918 करोड़ कब था 2011-12 में। और यही चीज अगर हम देखें 24-25 में तो 2,99,843 यानी 3 लाख करोड़ का हम लोगों का स्थिर मूल्य में यहाँ पे आपका जीएसडीपी देखने को मिलता है। ग्रोथ अगर देखने को मिला तो 18-19 से लेकर 24-25 तक का आपको देखने को मिलेगा। तो 18-19 में याद रखिएगा 8.9 है, 18-19 ऐसे भी 18 साल और 19 साल, तो 18 और 19 को मिला दीजिए तो 18 का 8 और 19 का 9 मिला लीजिए तो 8.1 हो जाएगा। उसके बाद ग्रोथ में ये डाउन चला जाता है, कोविड-19 ये तो याद करने का जरूरी ही नहीं। 20-21 में 5.7 चला 5.3 चला जाएगा, फिर 10.9, फिर 6.8, और ये तो आप याद किए ही हैं 7.7 और 7.1 का। अब आ जाते हैं पर कैपिटा इनकम। आपको पता होगा नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय मिल जाता है। अब प्रति व्यक्ति आय जो है उसको आप कैसे तुलना कीजिएगा, क्योंकि इसमें भी लास्ट डेकेड का आपको पूछा गया है, सिलेबस में दिया गया है पिछले लास्ट डेकेड से तुलना करना है, ये आपको बताना है। तो लगभग 51,400, देखिए ये प्रति व्यक्ति आया है, तो आपको उम्मीद करता है आप ये थोड़ा सा एग्जैक्ट फिगर याद करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। याद नहीं होता है तो वहां पे आप थोड़ा बहुत आसपास में लिख सकते हैं, क्या कीजिएगा, है ना, लेकिन फिर भी प्रयास करना है कि ये पर कैपिटा इनकम है, इसलिए एग्जैक्ट फिगर याद हो सके तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 51,664 है, सॉरी 464 है, उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा 51,464। अब यही चीज जो है स्थिर मूल्य में बढ़ के ही 2024-25 में लगभग जैसे कि जीएसडीपी दुगुना हुआ है उसी तरह से ये भी दुगुना हो गया है, लेकिन यहाँ पे साल चेंज हो गया है ना। तो ये सब थोड़ा सा डाटा है, आपको याद करने का प्रयास करना होगा, है ना। और थोड़ा तो मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी क्या कीजिएगा, मुश्किल से ही है ना सामना करने के बाद आपको बेहतर अंक मिलेंगे। तो 51,464 था 20-21 में, जो आपका 24-25 में बढ़ के कितना हो गया, 1,07,027 रुपया हो गया। तो इस तरह से याद करते, उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। लगभग 51,000 तो याद रखिएगा ही रखिएगा। चलिए ठीक है, 464 याद हो चाहे ना हो, 51,000 याद रखिएगा, और यहाँ पे 1 लाख याद रखिएगा, ठीक ना। 1,07,027 रुपया अगर याद ना भी रहे तो 51,000 और 1 लाख याद रखिएगा, मोटा मोटी दुगुना। तो आप लिखने समय लिख सकते हैं 20-21 से 24-25 का अगर हम तुलना करें तो लगभग प्रति व्यक्ति आय में हमको दोगुना वृद्धि देखने को मिलता है। इस तरह से आप अपने आंसर को आगे इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए छोटा सा आपके पास डाटा होना चाहिए, उसी डाटा को एलोबरेट करते हुए चलना चाहिए, चलिएगा तो आप आराम से एक बेहतर आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग प्रति व्यक्ति आय देखने के बाद हम देखते हैं कि झारखंड में देश के जीडीपी में क्या योगदान है, झारखंड का देश के जीडीपी में क्या योगदान है, कि हम लोग जो है पूरे देश में कितना योगदान देते हैं। तो देखिए मिनरल्स तो बोलते हैं कि 40% है, लेकिन क्या इनकम में भी हम लोग उतना योगदान दे रहे हैं, तो नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे 20-21 में देखिए मात्र 1.6% का हम लोगों का परसेंटेज का योगदान रहा है। कोविड-19 के समय 20-21 में 21-22 में अगर के समय यहाँ पे 1.6 था, 21-22 के समय अगर देखिएगा तो थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है 1.63, और यहाँ पे 21-22 में सॉरी 22-23 में अगर देखिएगा तो थोड़ा सा यहाँ डिक्लाइन हो जाता है 1.67, और ओवरऑल देखिएगा तो लगभग बराबर 1.6 ही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 63 है, यहाँ पे 62 है। तो आप बस इतना याद रखिएगा कि कोरोना के समय से, लॉकडाउन के समय से 20-21, 21-22 और 22-23 में 20-21 में 1.6 था, 21-22 में अगर देखा जाए तो 1.63, यानी कि यहाँ पे 0.03 जो है का इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, और देन यहाँ पे 0.02 यहाँ देखने को मिलता है, यानी थोड़ा सा डिक्लाइन है, 0.01 का यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिलता है 22-23 में। तो इस तरह से ये भी उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा कि आप लिख सकते हैं भारत के जीएसडीपी में झारखंड का कितना योगदान है। तो 20-21 में 1.6 था, 21-22 में हम बार बार चीजों को रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो खाली देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखने का आवश्यकता नहीं है। जितना भी वीडियो आप देख रहे हैं कम से कम उतना डाटा आपको याद हो जाए,
वो भी है ना काफी है। बहुत सारे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और अंत तक वीडियो नहीं देख पाएंगे, लेकिन जितना भी दूर देख रहे हैं उम्मीद करते हैं आप उतना देर का डाटा जो है याद कर ले, बस मेरे लिए यही बहुत बड़ा बात हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कुछ वर्षों से अपवाद माना जाए तो झारखंड की विकास दर अमूमन देश की विकास दर से अधिक रही है। तो ग्रोथ रेट अगर हम तुलना करें, एक तो हम लोग देख लिए कि हम लोगों का कितना योगदान था 1.6, 1.63, 1.62, उम्मीद करते हैं याद हो रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा। तो इस तरह से यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि अपवाद माना यहाँ पे कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो हम लोगों का जो ग्रोथ रेट है, यानी कि झारखंड का जो ग्रोथ रेट है वो भारत के ग्रोथ रेट से हमेशा क्या रहा है, बेहतर ही रहा, अधिक ही रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए 11-12 से लेके 22-23 का, यानी मोटा मोटी 11 वर्ष का हम यहाँ पे तुलना कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। तो जिसमें बोला जा रहा है 11 साल में 7 साल जो है हम लोग जो है देश का जो रेट रहा है ग्रोथ रेट उससे बेहतर प्रदर्शन किए, और 4 साल में डिक्लाइन हम लोग को देखने मिला है, यानी देश का ग्रोथ रेट ज्यादा था और झारखंड का जो ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर है, वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। कम से कम इतना तो याद रहना चाहिए, बाकी डाटा याद रहे ना रहे, है ना, एकदम अनजादी तो आपको नहीं लिखना है ना, आप सर्वे पढ़ेंगे रहिएगा तो आप संभल के चीजों को लिखिएगा, एकदम अट्रैंडम कुछ नहीं लिखिएगा कि है ना हम लोगों का खराब स्थिति रहा है, जैसे बोलते हैं ना दिमाग में आते रहता है कि झारखंड को है ना तो हमेशा खराबी स्थिति में दर्शाना है, ऐसा नहीं है। बहुत जगह हम लोग बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, उस चीज को भी आपको ध्यान देना है और इस तरह से जो कि सर्वे में दिया गया है उस चीज को आपको अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड करना है। देखिए आपका यहाँ पे आंसर जो है बहुत बेहतर होगा। फिर से यहाँ पे एक ग्राफ हम बनाने का प्रयास किए, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं आपको बताने का, अगर समझ में आ जाए तो ठीक, और नहीं तो कम से कम इतना याद रखिएगा 7 साल इसका बेहतर प्रदर्शन रहा है, यानी देश का जितना ग्रोथ रेट रहा है उससे ज्यादा ग्रोथ रेट हमारा झारखंड का रहा है, और 4 साल में यहाँ पे हमको थोड़ा सा कम देखने को यहाँ पे मिला है। अब यहाँ पे देखिएगा भारत का ग्रोथ रेट, तो भारत का ग्रोथ रेट जो है 2012-13 से लेके यहाँ पे हम 22-23 तक का देखें तो लगभग यहाँ पे 5 के आसपास था, 5.1 करके ऐसा थोड़ा बहुत रहा होगा। तो आप एक लाइन खींच दीजिएगा और थोड़ा सा आप देख लीजिए 18-19 तक, यानी कि 19-20 में थोड़ा सा आर्थिक मंदी यहाँ पे आता है और 20-21 में तो लॉकडाउन आ जाता है, सीधे माइनस में ये चला जाएगा। तो इस तरह से माइनस में चला जाता है और उसके बाद फिर से यहाँ पे 2 लाइन यहाँ पे होगा, एक ग्रोथ रेट झारखंड का, एक ग्रोथ रेट इंडिया का, दोनों में बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस दिख नहीं रहा होगा, एक पेन से बना है एक पेंसिल से बना है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको दिख नहीं रहा होगा। हम यहाँ पे बताने का प्रयास करते हैं, ये जो है हम लोगों का ये भारत का ग्रोथ रेट यहाँ पे आपको दिखाने को मिल रहा है, और ये झारखंड का ग्रोथ रेट थोड़ा सा अप डाउन होते हुए यहाँ पे जा रहा है। तो अगर आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, और नहीं तो कम से कम इतना याद रखिएगा कि ये जो है ना आपका कोरोना के बाद थोड़ा सा झारखंड वाला जो देखिएगा वो बेहतर प्रदर्शन किया है भारत से तुलना में, और नहीं तो ओवरऑल तो आपको बता ही गया है कि अगर ये डाटा नहीं बनाना है तो बस इतना लिख लीजिएगा, पिछले 11 सालों में हम लोग जो है 7 साल में झारखंड का विकास दर जो रहा है भारत के विकास दर से ज्यादा रहा है, और यहाँ पे 4 साल में जो देश का विकास दर रहा है वो ज्यादा रहा है और झारखंड का विकास दर रहा है वो कम रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको याद हो गया होगा। प्रति व्यक्ति आय और विकास दर में अंतर, राज्य की तुलना। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इंटर स्टेट, हम दूसरे राज्यों से तुलना करते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में हमारा क्या है ना डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं प्रति व्यक्ति आय आपको याद रहा होगा 51,464। अब यहाँ पे हम तुलना करते हैं, और ये है ना जो वर्तमान का अभी हम बताएं वो कितना था, 1,07,027 रुपया था। तो इस तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो 2001 में देखें तो हम लोगों का जो प्रति व्यक्ति आया था 28 राज्यों में से हम लोग जो आते हैं 26वें स्थान पे आते थे, केवल यूपी और बिहार हम लोगों से नीचे था। और अभी भी यहाँ पे देखिएगा यानी 21-22 यानी कि अब 20-22 साल यहाँ पे गुजर गया है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रति व्यक्ति आय के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर अपने आप को प्रदर्शन में नहीं लाए हैं, और मात्र अभी हम लोग 3 स्टेट से ऊपर है। पहले 2 थे अब 3 है, तो बहुत ज्यादा इसमें इंप्रूवमेंट हम है ना कह नहीं सकते। वो कौन कौन सा था, बिहार और यूपी तो पहले से था, एक स्टेट और आ गया मणिपुर का हालत ऐसा भी खराब है। तो इस तरह से आपको याद करने में आसानी हो इसलिए हम बता रहे हैं, बिहार और यूपी तो ऐसे भी खराबी स्थिति है। और इस तरह से एक और स्टेट याद कर लीजिएगा मणिपुर। ये 3 स्टेट के तुलना में हम लोगों का प्रति व्यक्ति आय बेहतर है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर दूसरे हमारे देश के दूसरे राज्य से तुलना करें तो 26वां स्थान आना ये कोई अच्छा स्थान है ना नहीं था पहले भी, और अभी भी 25वां स्थान, मात्र एक स्थान का 20-22 साल में ग्रोथ करना ये कोई बेहतर प्रदर्शन दिखाता नहीं। तो प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में आप इस चीज को लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब जीएसडीपी का पृथकीकरण और इसके विकास दर का विघटन। अब हम लोग देखते हैं अलग अलग सेक्टर में ग्रोथ रेट क्या क्या रहा है और कितने कितने लोग जो है अलग अलग सेक्टर में यहाँ पे भागीदारी निभा रहे हैं। कहते हैं ना प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, जीएसडीपी में, जीडीपी में, जीएसबीए में कितना कितना योगदान देता है। तो ये चीज हम लोग देखें। इससे पहले फिर से हम एक बार रिवीजन करवा देते हैं। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को थोड़ा सा इंजॉय तो क्या कीजिएगा अभी परेशानी में, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं
जो भी चीज आपको बताया जा रहा होगा वो थोड़ा थोड़ा आपको डाटा याद हो रहा होगा। हम फिर से यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए हमारा मूल उद्देश्य है कि वीडियो को अंत तक देखे चाहे ना देखे, लेकिन जितना भी दूर देखे आपका जो डाटा है, जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है, उनमें से कुछ डाटा आपको याद हो जाए। चलिए, तो इसीलिए हम बार बार यहाँ पे रिवीजन करवा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि 21 से कोरोना के समय से हम तुलना करें 22-23 का, यानी 3 सालों का, 20-21 और 22-23, तो यहाँ औसतन हम लोगों का ग्रोथ रेट कितना देखने को मिला है, 8.8। 23-24 में यहाँ पे 7.1 कहा गया है, 24-25 में 7.7 का है ग्रोथ रेट। आगे यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जीएसडीपी अगर अमाउंट में अगर हम देखें तो 1,50,998 करोड़ था कब, 2011-12 में। अभी 2024-25 में देखा जाए तो अनुमानतः 2,99,000 यहाँ पे 843 करोड़, यानी मोटा मोटी 3 लाख करोड़ का हम लोगों का जीएसडीपी रहा है। तो औसतन यहाँ पे दुगुना यहाँ पे देखने को मिला है। 20-21 में डिक्लाइन देखने को मिला था, क्यों, 19-20 में आर्थिक मंदी आया था और दूसरा कोविड-19 का यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता है। अब उसके बाद ये ग्राफ आप अगर प्लॉट करना चाहे तो प्लॉट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पर कैपिटा इनकम देखने को मिल रहा था 51,464 कब, तो 20-21 यानी कि कोरोना के समय, और 24-25 में 1,27,000 यहाँ पे 27 यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो इस तरह से यहाँ पे ये डाटा जो है आपको याद रखना है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग देखे थे कि भारत के जीएसडीपी में हम लोग झारखंड के द्वारा कितना योगदान देते हैं। तो 20-21 यानी कि कोरोना के समय 1.6 था, फिर 1.63 था, फिर 1.62 है। तो इस तरह से हम लोग इतना योगदान देते हैं। फिर अगर हम कहें कि हम लोगों का ग्रोथ रेट जो रहा है वो कितना रहा है, तो यहां से हम तुलना करें लगभग 11-12 से लेके आपका 22-23 तक था 11 साल का। तो 11 साल में 7 साल हम लोग बेहतर प्रदर्शन किए देश के तुलना में, देश से अगर तुलना करें, और 4 साल जो रहा है वो देश के तुलना में थोड़ा सा कम हम लोगों का बेहतर प्रदर्शन रहा है, यानी कि ग्रोथ रेट जो रहा है वो कम रहा है। ये ग्राफ आगे आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय दूसरे राज्य से अगर हम तुलना करें तो हम देखते हैं जब हम लोग नया झारखंड राज्य बनाए थे उस समय 26वें स्थान पे थे, बिहार और झारखंड से थोड़ा सा ऊपर थे। अब भी 21-22 में भी कोई बेहतर प्रदर्शन हम किए नहीं, केवल एक पायदान ऊपर गए हैं, और मणिपुर केवल हम लोगों से नीचे है, तीसरे नंबर पे, और इस तरह से बिहार, यूपी और मणिपुर यहाँ पे तीसरा नंबर पे आता है। अब हम लोग देखते हैं अलग अलग सेक्टर में जीएसडीपी में कितना कितना योगदान करता है, और इस तरह से आपको पता चलेगा कि सेक्टोरल कंपोजिशन हम लोगों का झारखंड में क्या है। तो कहता है जीएसबीए के क्षेत्र की हिस्सेदारी, तो यहाँ पे आपको ये फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लिखे हैं, देखिए 34-44 याद रहेगा, उम्मीद करते हैं 34 और 44 यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर है। ऐसा भी आपको पता होगा सर्विस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा लोग लगे हुए रहते हैं, तो सर्विस सेक्टर में यहाँ पे 44% है, और उसके बाद टर्सरी सेक्टर में यहाँ पे 34% का कंट्रीब्यूशन है, और इस तरह से प्राइमरी सेक्टर में कितना का कंट्रीब्यूशन है, तो 22 है ना % का यहाँ पे सकल है ना जीएसबीए के क्षेत्रक हिस्सेदारी। तो जीएसबीए में कितना क्षेत्रक हिस्सेदारी है उसको आप यहाँ पे देख लीजिए। तो उम्मीद करते हैं ये सब आपको आइडिया रहा होगा। ग्रोथ स्टेट वैल्यू एडेड है ना, सकल राज्य मूल्य वर्धित है, ये 22-23 का ये डाटा है। उम्मीद करते हैं ये आपको याद हो गया होगा, 34-44 और 22। केवल 2 डाटा भी याद रखिएगा ना, 34-44 तो माइनस कर दीजिएगा तो अपने आप प्राथमिक सेक्टर में 22 आ जाता है। या जो भी आपको याद करना है ना, 1-34 याद कर लीजिए, 10 का ग्रोथ कीजिएगा तो सेवा में 44 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि बोलता है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, अगर ये याद रहे तो ठीक है, नहीं तो सिंपली आप लिख लीजिएगा इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, ये खाली लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा आपका। बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशान नहीं होना है कि कौन सा सर्वे से वो लिया है, ठीक ना। अब यहाँ पे 11-12 में प्राथमिक क्षेत्र का जो था वो कितना था, इसको जैसे कि दशक का यहाँ तुलना करने बोला है ना, तो उसको देखिए कि प्राथमिक क्षेत्र का जीएसबीए में कितना यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता था, 28%। अब कितना देखने को मिलता है, 22% देखने को मिलता है, यानी 6% का गिरावट है। और ये जो 6% का गिरावट है यहाँ पे देखने को मिलेगा तृतीय है ना सेक्टर में वृद्धि, जो कि 38% था, अब यहाँ पे देखने को मिलता है 44%। ऐसे भी आप देख रहे होंगे बहुत सारे खेती बाड़ी करने वाले लोग जो है, आप कपड़ा दुकान खोलिए, मोबाइल दुकान खोलिए, कोई होटल खोलिए, कोई है ना छोटा सा ठेला खोलिए, और इस तरह से सर्विस में आ चुके हैं। तो वैसे भी एग्रीकल्चर सेक्टर को या प्राइमरी सेक्टर को लोग छोड़ रहे हैं, और लोग छोड़ेंगे तो वहां से ऐसे भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे होने वाला नहीं है, इनकम होने वाला नहीं है। तो जो भी वो सर्विस करेंगे वहां से पैसा आएगा। तो इस तरह से ये जो ट्रांसफर हो रहा है वो किसमें हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर वाला टर्सरी सेक्टर में। यही सब चीज को आपको इंक्लूड करना है कि पिछले दशक में हमको क्या ट्रेंड देखने को मिला है, पर कैपिटा इनकम क्या है, आपका जीएसडीपी क्या है, देश में क्या ग्रोथ हो रहा है, और इस तरह से कैसे सेक्टोरल चेंजेस आ रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर की ओर लोग जा रहे हैं। और इस तरह से 6% का डिफरेंस हमको देखने को मिलता है, प्राइमरी सेक्टर में 6% का गिरावट और टर्सरी सेक्टर में 6% का इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। और सेकेंडरी सेक्टर मोटा मोटी ऑन एन एवरेज लगभग स्थिर रहा है, 34 का 34 ही आपको देखने को मिला है, 11-12 से लेके आपका 22-23, यानी मोटा मोटी वही 10 साल 11 साल का ये डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी वृद्धि प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी में कमी के कारण हुए, ये चीज आपको बता दिया गया है। अब यहाँ पे सेक्टोरल है ना वेरिएशन इन ग्रोथ रेट,
अब हम देखते हैं कि अलग अलग सेक्टर में उसका क्या ग्रोथ रेट, यानी कि प्राइमरी सेक्टर कितना, उसका क्या ग्रोथ रेट रहा है पिछले दशक से, वो कितना इंप्रूव हुआ है, सेकेंडरी जो सेक्टर होगा वो है ना का उसका ग्रोथ रेट क्या रहा होगा, या टर्सरी सेक्टर का ग्रोथ रेट क्या रहा होगा। उम्मीद करते हैं थोड़ा थोड़ा आप वीडियो को अगर देखते जा रहे होंगे तो थोड़ा थोड़ा डाटा जो है याद रह रहा होगा। अगर आपके पास समय होता है तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, एक बार देखने के बाद और एक बार टाइम करके निकाल के थोड़ा स्पीड मोड में करके आप देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको कुछ ना कुछ डाटा तो जरूर याद हो ही जाएगा। अब यहाँ पे राज्य के विकास दर के अंतर्गत क्षेत्रक हिस्सेदारी में बदलाव इन क्षेत्रों के विकास दर के अंतर के कारण हुआ है कि जो भी विकास दर हुआ है उसका डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, और इस कारण यहाँ पे आपको ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे राज्य की अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब तृतीयक सेक्टर में यहाँ पे देखने को हमको क्या मिलता है, 2011-12 से 22-23। हमेशा जब 10-11 साल का है तो 11-12 से हम 22-23 का क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि 23-24 का डाटा एग्जैक्ट निकलता नहीं है तो सर्वे में उतना डाटा मिलता नहीं है, इसलिए एक साल पहले वाला डाटा से वो लोग तुलना करते हैं। तो सबसे तेजी से वृद्धि है ना दर्ज करवाई है। कहने का मतलब अगर ग्रोथ रेट देखा जाए, सबसे ज्यादा ग्रोथ हमको देखने को मिलता है। कहते हैं ना कि आप पढ़ रहे हैं तो क्या ग्रोथ देखने को मिल रहा है ना, आप में क्या ग्रोथ देखने को मिल रहा है, कुछ नया चीज सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, ये चीज आपको है ना जानने को है ना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि टर्सरी सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। थोड़ा सा टाइम दीजिए या इसको है ना आप फॉरवर्ड कर लीजिए, ये बीच में लाइन कटना थोड़ा सा परेशानी का सबब बनता है। तो चलिए जैसा कि आपको बताया जा रहा था कि तीनों सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट जो हमको देखने को मिला है वो कहाँ पे देखने को मिला है, टर्सरी सेक्टर में। ऐसे भी आप देखिएगा तो जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट तो दिखाया है, और वैसे भी अगर प्राइमरी सेक्टर से 6% ट्रांसफर हो रहे हैं सर्विस सेक्टर में तो ग्रोथ रेट तो वहां ज्यादा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे तेजी से वृद्धि में ये आपको याद रखना है 11-12 से लेके 22-23 में तीनों सेक्टर में वृद्धि जो थी वो निम्न प्रकार से थी। अगर आपको याद रहता है तो आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा, और करना ही होगा, क्या कीजिएगा, सेक्टोरल है ना कंपोजिशन अगर पूछेगा तो ये सब लिखिएगा, तभी आपको इंप्रूवमेंट मार्क्स जो है वो मिलेगा। तो याद रखिएगा मोटा मोटी जो प्राइमरी सेक्टर है वो मात्र 2.5% के ग्रोथ से पिछले 10 साल में ग्रोथ देखने को हमको मिला है, यानी कि 11-12 से 22-23 में। और वही चीज अगर आप देखिएगा तो इसको पलट दीजिएगा, देखिए थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा, पढ़ते पढ़ते मिल जाता है। प्राइमरी सेक्टर में 2.5 था, सेकेंडरी में जस्ट उसको पलट दीजिए तो 5.2 हो जाएगा, और टर्सरी में 1 पॉइंट और बढ़ा दीजिए
क्योंकि आपको पता है ना कि टर्सरी सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर जो है, सबसे ज्यादा ग्रोथ है। तो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा ग्रोथ जो देखने को मिला है टर्सरी सेक्टर में देखने को मिला है। प्राइमरी सेक्टर में सबसे कम ग्रोथ देखने को मिला है, मात्र कितना देखने को मिला है 2.5%। 2.5 को बदल दीजिएगा तो 2.5 बन जाएगा 5.2, और 5.2 में 1% ग्रोथ कर दीजिएगा तो 6.2। और इस तरह से आपको तीनों सेक्टर का क्या ग्रोथ रहा है ये आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे अलग अलग सेक्टर का, यानी तीनों सेक्टर में कौन कौन सा चीज जो है वो ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है और कौन कौन सा चीज में कम ग्रोथ देखने को मिला है, ये भी आप लिख सकते हैं यदि याद रहे तो, और नहीं तो परसेंटेज में याद नहीं रहेगा तो सिंपल वे में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखे कृषि, वानिकी और मत्स्य। तो देखिए कृषि, वानिकी और मत्स्य जो कि प्राइमरी सेक्टर में आता है, उसका ग्रोथ रेट पिछले 10 साल में है ना यहाँ पे देखने को मिला है। 11-12 में यहाँ पे लिखे हैं 16.1, 22-23 में 13.3 लिखे हैं। फिर उसी तरह से खनन और उत्खनन में 11.6 था 11-12 में, और 22-23 में 8% था। जीएसबी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान इसमें था। तो इस तरह से प्राइमरी सेक्टर में, अब इसको बस इतना समझ लीजिए कि प्राइमरी सेक्टर में अगर 100 रुपया कमाई होता था तो 2011-12 में कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन में कितने रुपए कमाई होते थे? 16 रुपए के आसपास में होते थे। 22-23 में मात्र कितना रुपया हो रहा है? 13%, यानी कि पहले के तुलना में कम कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। खनन में भी देखने को मिल रहा है कि 11-12 में तो प्राइमरी सेक्टर अगर 100 रुपया कमाता था तो उसमें खनन से कितना आता था? 11 रुपया या 11.6 आता था, लेकिन वर्तमान में कितना आता है? 8 आता है। तो इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पे सेक्टोरल कंपोजिशन में चेंज देखने को मिला है। ये अगर याद रहता है तो याद रखिएगा, और नहीं तो कम से कम ये ग्रोथ रेट याद रख लीजिएगा, काम चल जाएगा। उसके बाद 11-12 से 22-23 में हम देखते हैं राज्य का जो जीएसबीए रहा है औसतन वो 4.9 की औसत वार्षिक दर से यहाँ पे वृद्धि हुआ है। तो इस तरह से जीएसबीए के तौर पर भी आप थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा। प्राइमरी सेक्टर में आपको जैसे कृषि, वानिकी, ये पिछले 10 साल का ग्रोथ यहाँ पे हम केवल बताए, देखिए कितना प्राइमरी सेक्टर में कंट्रीब्यूशन था, ये है ना, परेशान मत होइएगा। 11-12, 22-23, तो फिर से हम इसको बता रहे हैं कि अगर प्राइमरी सेक्टर में 100 रुपया कमाता था तो 11-12 में 16 रुपया किससे आता था? कृषि, वानिकी और मत्स्य से। अभी 22-23 में कितना आ रहा है? 13.3 ही रुपया आ रहा है। उसी तरह से खनन से पहले 11.6 रुपया आता था, अब कितना आ रहा है? 8% आ रहा है, यानी कि 8 रुपया आ रहा है। ये चीज दूसरा चीज था। अभी यहाँ पे आपको हम जो बता रहे हैं वो दूसरा चीज है। यहाँ पे बोल रहा है कि कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन पिछले 10 साल में किस ग्रोथ रेट से बढ़ा है। तो इसका ग्रोथ रेट कितना रहा है पिछले 10 साल में? 3.1, यानी हर साल 3.1% का ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिला है। और खनन में आपको 1.5% का ग्रोथ देखने को मिला है, मतलब खनन में कम देखने को मिला है और कृषि में आपको ज्यादा देखने को मिला है। ये आपका प्राइमरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर में आप जाइएगा तो औद्योगिक उत्पादन का हिस्सा बढ़ता गया। ऐसा भी मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसका जो प्रोडक्शन है वो तो ऐसे ना वैसे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इस तरह से इसका हिस्सा बढ़ते जा रहा है। कितना परसेंटेज बढ़ा है इसका कोई यहाँ पे दिया नहीं है, यानी कि है ना, विनिर्माण, बिजली, गैस और जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं की हिस्सेदारी लगभग अपरिवर्तित रही है। तो देखिए यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर होगा, तो सेकेंडरी सेक्टर होगा तो यहाँ पे 100 रुपया तो इनकम होगा ना। तो 100 रुपया में यहाँ पे बोला औद्योगिक उत्पादन जो है उसमें पहले हो सकता था 50 रुपया करता था, तो अब 60 रुपया करते हैं, मतलब थोड़ा वृद्धि देखने को मिला। और बाकी जो है विनिर्माण है ना, बिजली है, गैस है और जल आपूर्ति और अन्य जो उपयोगी सेवाएं हैं उनका हिस्सेदारी लगभग उतना ही, यानी पहले अगर 30 रुपया कंट्रीब्यूशन करता था तो अब भी कितना कर रहा है? लगभग 30 रुपया ही कर रहा है। बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। तो बस इतना याद रखिएगा, औद्योगिक उत्पादन में कंट्रीब्यूशन में सेकेंडरी सेक्टर का बड़ा है और बाकी विनिर्माण, बिजली, गैस और जल आपूर्ति में कंट्रीब्यूशन लगभग वही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। थर्ड सेक्टर आ जाइएगा, टर्सरी सेक्टर, तो वहां पे क्या होता है? व्यापार, मरम्मत, होटल, रेस्तरां उपक्षेत्र सबसे तेजी से विकसित हुआ है। ऐसे भी होटल उठल आप देखिए, बोलते हैं ना पकौड़ी तलो, है ना, समोसा तलो और ये सबको बेचो, तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है। व्यापार, मरम्मत, होटल, रेस्तरां, ये सब बहुत ज्यादा आप खुद एनालाइज कीजिए। अगर आप मेंस दे रहे हैं तो उम्मीद करते हैं आप 25 है ना 26 के है ना मिनिमम तो होंगे ही होंगे औसतन। तो आप 10 साल पहले का आप सोचिए कि जितना होटल जो था या रेस्तरां था, 5 स्टार होटल थे, उनका संख्या और अभी का संख्या में बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। परिवहन, भंडार, संचार और प्रसारण लगभग अपरिवर्तित रहा है। तो आप कहिएगा परिवहन भी है ना उतना है। यहाँ पे बात हो रहा है कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो अगर ये सबसे अगर 30 रुपया का कंट्रीब्यूशन हो रहा होगा टर्सरी सेक्टर में, तो अभी भी 30 रुपया ही हो रहा होगा। रुपया एग्जैक्ट में तो नहीं होगा 30 रुपया, परसेंटेज है। अगर 30% यहाँ पे हो रहा है तो अभी भी कितना हो रहा है? 30% ही हो रहा है। तो बस इस तरह से आपको थोड़ा सा समझना है कि थोड़ा सा यहाँ पे व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्तरां उप क्षेत्र जो है टर्सरी सेक्टर में ज्यादा कंट्रीब्यूशन अब करने लग गया है, और ये जो है पहले जितना होता था कंट्रीब्यूशन उतना ही कर रहा है। तो इस तरह से हम तीनों का भी बता दिया और तीनों को तोड़ तोड़ के भी यहाँ जो लिखा हुआ था वो आपको यहाँ पे बता दिया गया। अब यहाँ पे बोला है
ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको छोड़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब जीएसडीपी, पर कैपिटा इनकम, ये सब सारा चीज हो गया। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं इन्फ्लेशन में, और इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ समझने का हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। अगेन फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये है ना क्या किया जा रहा है, बार बार एक ही चीज को बताया जा रहा है, लेकिन फिर से हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि बहुत तेजी से हम यहाँ पे रिवाइज करवा रहे हैं और कुछ डाटा आपको याद करवाने का प्रयास कर रहे हैं। मिनिमम डाटा भी आप याद कर लीजिए और इस डाटा को आप अपने आंसर में इंक्लूड कीजिए। देखिए आपका मार्क जो है जरूर बढ़ेगा। हम यहाँ फिर से बता रहे हैं कि 2021 से लेके 22-23 यानी 3 साल में औसतन झारखंड का जो डेवलपमेंट रहा है, ग्रोथ रेट रहा है, वो कितना रहा है, 8.8 रहा है। 23-24 में 7.1 और 24-25 में 7.7 रहने का अनुमान है। एग्जैक्ट फिगर में देखा जाए तो 2011-12 में यहाँ पे कितना था, 1,50,918, यानी कि लगभग 1.5 लाख करोड़ का हम लोगों का जीएसडीपी था, जो कि 24-25 में बढ़ के 2,99,843 यानी कि 3 लाख करोड़ रुपया यहाँ पे हो गया। यहाँ पे केवल एक समय डिक्लाइन देखने को मिला था 20-21 में, कारण था आपका 19 और 20 का आर्थिक मंदी और दूसरा कोविड-19 का आपका प्रभाव। दूसरा यहाँ पे दिया गया है ग्राफ, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं और नहीं तो इसको है ना इसकी भी कीजिएगा, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। प्रति व्यक्ति आय में आप देखिए 51,464 था, कब था, 20-21 में, यानी कि कोरोना के समय। अब यहाँ पे 24-25 में क्या अनुमान है, 1,07,027 रुपया। उम्मीद करते हैं याद रह गया होगा। फिर हम लोग का कंट्रीब्यूशन पूरे देश में है ना, देश के लिए हम कितने करते हैं, तो 1.6 कोरोना के समय था, फिर 1.63 था, फिर 1.62, थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को यहाँ पे मिला है। फिर यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि पिछले 10 सालों में हम लोगों का ग्रोथ रेट और देश का ग्रोथ रेट में क्या हम लोगों को है ना समानता या असमानता देखने को मिलता है। तो हम लोगों का जो ग्रोथ रेट रहा है पिछले 7 साल में, 11 साल में, पिछले 7 साल हम लोग जो किए हैं वो बेहतर प्रदर्शन किए हैं देश के प्रदर्शन से, और 4 साल जो रहा है देश से हम लोग कम किए। अगेन ये डाटा अगर है ना आप ग्राफ बना सके तो ठीक, और नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में देखें तो हम लोग जब राज्य नया बना था तो 28 में से 26वां स्थान यहाँ पे हम लोग रखते थे, और इस तरह से यहाँ पे केवल बिहार और यूपी हम लोगों से नीचे था। अभी भी केवल बिहार, यूपी और मणिपुर है, यानी 25वां स्थान यहाँ पे रखते हैं। कोई बहुत बेहतर प्रदर्शन यहाँ पे नहीं हुआ। सेक्टोरल कंपोजिशन हम देखें जीएसबीए में तो हम लोगों का टर्सरी सेक्टर में सबसे ज्यादा है 44, सेकेंडरी में उससे कम है 10% कम है 34, और माइनस कर दीजिएगा दोनों को जोड़ को 100 से तो 22% वो आ जाएगा प्राइमरी सेक्टर का। यहाँ प्राइमरी सेक्टर जो था 11-12 में 28% था, वो घट के 22 हो गया। तो इसका जो यहाँ डिक्लाइन देखने को मिला वो ग्रोथ आपको कहाँ देखने को मिलेगा, टर्सरी सेक्टर में। उम्मीद करते हैं ये सब थोड़ा सा याद हो रहा होगा। सेकेंडरी सेक्टर में कोई चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तीनों सेक्टर का तुलना किया जाए तो तीनों सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट आपको कहां देखने को मिला है, सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिला है। अब यहाँ पे देखते हैं प्राथमिक सेक्टर में जो ग्रोथ रेट है आपका 2.5 है, यहाँ सेकेंडरी जो है 5.2 पलट दीजिए और 1% यहाँ पे बता दीजिए, यानी 6.2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 10 से 11 साल में ये तीनों क्षेत्र में जो वृद्धि है वो आपको बताया गया। उसके बाद यहाँ पे 11-12 में यहाँ पे आना से लेके 22-23 में टोटल जीएसबीए का औसत तक हम लोगों का जो वृद्धि कर रहा है वो लगभग 4.9 रहा है। प्राथमिक सेक्टर में यहाँ पे है ना कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन में औसतन वृद्धि 3.1 रहा है। खनन और उत्खनन में 1.5% रहा है। द्वितीयक सेक्टर में औद्योगिक उत्पादन हिस्सा का बढ़ा है, जबकि विनिर्माण, बिजली, गैस ये सब का आपको कम देखने। टर्सरी सेक्टर में जैसे कि बताया गया व्यापार, ऊपर इस तरह ये सब में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन परिवहन, भंडार, संचार में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने का नहीं मिलेगा। अब चलिए यहाँ इन्फ्लेशन हम देखते हैं। यहाँ पे जितना भी आपको हम बता पाए बताने का हम प्रयास कर रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना, कि कितना इंपॉर्टेंट डाटा आपको बताया जा रहा है। अब यहाँ पे आपको पता होगा आरबीआई 2015 में अपनाए गए मौद्रिक नीति में कहा गया है कि इन्फ्लेशन रेट जो रहना चाहिए वो आपका 4 प्लस माइनस यहाँ पे 2, यानी कि अगर 4 में +2 कर दे तो 6 और -2 कर दे तो यहाँ पे 2। तो यहाँ पे 2 से कम नहीं होना चाहिए और 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये मौद्रिक नीति यहाँ पे कहता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं झारखंड का क्या स्थिति है। तो बोलता है झारखंड में मुद्रास्फीति दर अधिकांशतः उच्चतम सीमा से कम ही रही है, यानी 6 पॉइंट से यहाँ पे कम ही देखने को मिला है, लेकिन अपवाद स्वरूप यहाँ औसत दर देखता है 6.1 दिया गया है। 23-24 में अक्टूबर में जो 23 तक का डाटा यहाँ पे दिया गया है, जुलाई और अगस्त को 2023 के महीनों में छोड़कर मुद्रास्फीति 6% से कम रही है। तो जुलाई अगस्त में यहाँ पे देखिए तो मुद्रास्फीति थोड़ा सा 6 पॉइंट से बढ़ गया होगा। बाकी यहाँ पे जुलाई अगस्त को छोड़ दिया जाए तो अक्टूबर 2023 तक का डाटा यहाँ पे दिया गया है कि इन्फ्लेशन जो है वो 6% तो कम ही था, यहाँ पे ज्यादा नहीं था। तो जो देश का मौद्रिक नीति है उसको हम लोग एक तरह से कहिए है ना अचीव कर लिए है, टारगेट वो है ना मतलब वो अचीव हो गया है।
यहाँ पे ये सारा चीज यहाँ पे दिया गया। अब यहाँ पे बोलता है कि मुद्रास्फीति दर 6% से कम रही, ये तो हो गया। झारखंड में पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 अन्य वस्तुओं के तुलना में ईंधन और प्रकाश और कपड़ों और जूतों के यहाँ पे मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई। तो देखिए यहाँ पे जो इन्फ्लेशन बढ़ा है, मुद्रास्फीति बढ़ा है, चीजों के दाम जो बढ़े हैं, उसका कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण है ईंधन और प्रकाश। आप देख रहे हैं तेल का दाम लगातार बढ़ते जा रहा है, तो बिजली और तेल, ये दो चीज जो है वो दाम का इन्फ्लेशन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। और कपड़ा और जूता, आप पहले, अब 10 साल पहले सुन लीजिए, जब इतना मॉल वगैरह नहीं था तो आप पर्व और त्योहार के समय चीजों को खरीदते थे, कपड़ा जूता ये सब खरीदते थे। आजकल तो जब अगर पैसा आपके है ना पॉकेट में है तो जब मन किया तब आप खरीद लिए। तो इस तरह से इन्फ्लेशन जो है ये बढ़ा है, चीजों के दाम जो है वो बढ़े हैं, और इस तरह से यहाँ पे इसी के कारण टोटल इन्फ्लेशन आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। आगे बोलता है मूल्य में तेजी से वृद्धि जो है ईंधन में बोलता है 12.1% का औसत वार्षिक दर से हुआ है, और कपड़ा जूता में यहाँ पे 9.1% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो इन्फ्लेशन रेट जो है 12.1 है ईंधन में, 22 और 23 में औसतन यहाँ पे साल भर का यहाँ पे दिया होगा, और कपड़ा और जूता का 9.1 यहाँ पे देखने को मिला है। इन दो कमोडिटी समूह का योगदान सीपीआई में देखने को मिलता है कितना, 13.4 देखने को मिलता है। यानी यही दो चीज जो है जो भारित है, आपको पता होगा कि सीपीआई निकालने के लिए अलग अलग वस्तुओं को क्या किया जाता है ना, जोड़ा जाता है, और उसके बाद उसका औसत मूल्य निकाला जाता है कि कितना इसमें ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ, 300-400 जितना भी कमोडिटी होता है वो। तो इन 2-3 कमोडिटी को जोड़ दिया जाए तो लगभग टोटल इसका जो वेटेज होता है, वेटेज कितना है 13.4, और 13.4 जब वेटेज लिया हुआ है और इसमें ग्रोथ अगर देखने को मिल रहा है या इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, तो टोटल में भी तो ये अपना कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे बोलता है मूल्य में वृद्धि की अवधि के दौरान राज्य की मुद्रास्फीति दर को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। बस इतना याद रखना है, थोड़ा बहुत अगर याद रह जाए तो ठीक। ईंधन, ऐसा भी तेल उल का दाम आपको पता ही होगा कि कितना बढ़ा है, तो 12.1 के रेट से बढ़ा है 22-23 में, और उसके बाद जो है कपड़ा और जूता है 9.1 के, और इसी के कारण ये चूंकि टोटल सीपीआई में इसका वेटेज जो होता है, कपड़ा जूता और ये ईंधन प्रकाश वगैरह, वो कितना है 13.4 के परसेंटेज के वेटेज रखता है। तो अगर इस चीज में वृद्धि देखने को मिलेगा तो टोटल ओवरऑल इन्फ्लेशन में भी वृद्धि आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इन दो वस्तुओं की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद झारखंड में मुद्रास्फीति दर नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक तुलनात्मक रूप से कम रही, क्योंकि खाद्य और पेय मूल्यों में कमी आई है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि कुछ समय, देखिए ये डेट आपको याद हो चाहे ना हो, थोड़ा बहुत है ना याद करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं होगा तो बीच बीच में आप है ना लिख सकते हैं कि बीच में इन्फ्लेशन रेट हम बोले ना कि है ना जुलाई और अगस्त 2023 में केवल क्या रहा था 6.1 है, तो बाकी समय में थोड़ा बहुत कमी देखने को मिला था। तो यहाँ पे नवंबर यहाँ दिया गया 22 से लेके मार्च 2023 तक हम लोग इन्फ्लेशन जो है कम देखने को मिलता है। अब समझिए एक चीज का इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, 12.1 से 9.1 के आसपास यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट आपको देखने को मिल रहा है, कहाँ 12.1 है 9.1 है, फिर भी क्यों सब चीजों का दाम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, 6 के आसपास ही यहाँ पे बना हुआ है। उसका रीजन ये था कि खाद्य पदार्थ का जो दाम है उसमें कमी देखने को मिलता है, और खाद्य पदार्थ जो है अकेले यहाँ पे बोलता है लगभग यहाँ पे होता है इस अवधि के दौरान खाद्य और पेय की मुद्रास्फीति 3.4 से 4.8 तक बढ़ती रही। यानी खाद्य का यहाँ मुद्रास्फीति कम है, और खाद्य का मुद्रास्फीति कम है। और दूसरा रीजन ये है कि खाद्य जो है सीपीआई में वेटेज कितना रखता है, तो 45.86। तो समझ लीजिए वेटेज कम होने के कारण वो ज्यादा इन्फ्लेशन दिखा, लेकिन उसका प्रभाव आपको कम देखने को मिलता है। और यहाँ वेटेज ज्यादा होने के खान पान का, ऐसे भी लोग जो है खान पान का चीजें ज्यादा यूज करते हैं। अब कपड़ा महीना में भले महीना में 2 महीना 3 महीना में एक खरीद रहे, लेकिन खाने का चीज तो आप हर रोज खा रहे हैं, तो इसीलिए इसका वेटेज ज्यादा है, और वेटेज ज्यादा है और इसका इन्फ्लेशन रेट 3.4 से लेकर 4.8 रहा, तो ओवरऑल कम कर देता है। उम्मीद करते हैं ये थोड़ा सा याद रह रहा होगा आपको कि यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बोला जा रहा है। हम कंक्लूड करते हैं कि पिछले 10 सालों में हम बोल रहे हैं 2015 में यहाँ पे आरबीआई का टारगेट था 6% के आसपास यहाँ पे रखना, उससे ज्यादा होना ही नहीं देना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अक्टूबर 2023 तक का हम डाटा दे तो जुलाई और अगस्त को छोड़ दिया जाए तो औसतन 6 से हमको कम ही देखने को मिला है। औसतन यहाँ 22-23 का 6.1 देखने को मिला है। अब औसतन तो यहाँ पे बता दिया, लेकिन अब जो सीपीआई है उसमें अलग अलग क्षेत्र का, सेक्टर का बता रहा है कि किसमें इन्फ्लेशन कम था, किसमें ज्यादा था। तो इन्फ्लेशन किसमें ज्यादा देखने को मिला था, तो ईंधन और आपका प्रकाश में, और कपड़ा और जूता में। तो ईंधन प्रकाश में 12.1 का ना ग्रोथ देखने को मिला था, इन्फ्लेशन देखने को मिला था, और ये कपड़ा जूता में 9.1 देखने को मिला। अब कहिएगा कि जब इतना देखने को मिल रहा है तो औसतन हम लोग का तो 6.1 ही है, तो इतना कम क्यों हो गया? जब ये 12 और 9 है तो ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन इसका कारण ये है कि इसका वेटेज सीपीआई में कम है, 13.4 है, और यही अगर आप देखिएगा खाद्य का तो 45% रखता है वेटेज खाद्य पदार्थ, और खाद्य पदार्थ का सीपीआई इन्फ्लेशन जो था वो 3.4 और 4.8 के आसपास था, तो इसका इन्फ्लेशन कम था। तो ओवरऑल 12.1 और 9.1 होने के बाद भी यहाँ पे खाद्य पदार्थ का कम इन्फ्लेशन रेट
जो है ये टोटल ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट को घटा देता है और औसतन 6% से हम लोगों को कम ही इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत आपको याद हो गया होगा, और नहीं तो आप इसको रिकैप कर लीजिए और इसको देखिए। हम यहाँ पे फिर से बहुत ज्यादा रिविजन नहीं करेंगे, एक बार तो रिवाइज कर ही दिए। अब यहाँ कृषि और संबंधित गतिविधियां, देखिए कृषि से संबंधित इकोनॉमिक सर्वे में बहुत ज्यादा फैक्ट इस बार नहीं दिया गया है, कुछ विश्लेषणात्मक चीज दिए गए जिसको आपको खुद से पढ़ना चाहिए। अभी हम फैक्ट वाले चीजों को यहाँ ज्यादा बता रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कृषि से संबंधित आपके पास वैसे भी बहुत सारा तथ्य होंगे, आप कुछ बहुत वहां से लिख लेंगे। कुछ फैक्ट जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसको यहाँ पे हम है ना लिखिए। राज्य के कुल कार्यबल का, देखिए हम लोग ऐसा नहीं कर सकते 60% 70% अनजारी लिखना नहीं है, जो सर्वे में बोलता है वो डाटा आप लिखने का प्रयास कीजिए। कार्यबल का लगभग 43% खेती से संबंधित है, तो आपको जितना भी वर्कर है उन वर्कर में से 43% जो है डायरेक्ट किससे संबंधित है, तो खेती से। और इस तरह से राज्य का लगभग 80% निवासी ग्रामीण क्षेत्र में, देखिए ग्रामीण क्षेत्र में वो 24% है ना, 76% यहाँ पे देता है, लेकिन सर्वे में यहाँ पे 80% लिखा है। तो आपको जो मन करता है वो लिख लीजिए, सर्वे का डाटा है, बहुत ज्यादा इसमें विवाद होना नहीं है। तो 24% अगर शहरी मान लेते हैं तो 76% आपका ग्रामीण मान के चलना होगा, लेकिन यहाँ आना 80% लिख दिया है, तो चलिए ठीक है। अब बाकी चीज जो है आप खुद से इकोनॉमिक सर्वे डाउनलोड अगर नहीं किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना कम टाइम है, तो अगर आपको लगता है पढ़ना चाहिए तो पढ़ लीजिए, और लगता है कि छोड़ देना चाहिए तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब हम लोग पॉवर्टी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, गरीबी के बारे में। जितना भी समय बचा हुआ है, जितना भी हो पाएगा हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे टाइम तो बहुत कम बचा है, 15 मिनट में, देखते हैं कितना बता पाते हैं। तो पॉवर्टी अगर यहाँ पे देखा जाए गरीबी के लिए, तो गरीबी से संबंधित यहाँ पे कुछ यहाँ पे हम डाटा लिखे हैं कि गरीबी के संदर्भ में यहाँ पे डाटा दिया है कि यहाँ पे डाटा दिया गया है कि 15-16 में जो था 42.10% था। देखिए दशमलव के बाद याद रहे चाहे ना रहे, कम से कम इतना याद रखिएगा, 15-16 में जो गरीबी रेट था हम लोगों का कितना था, 42% था, और 19 से 21 के बीच जो था 28.8 हो गया। डिक्लाइन टोटल हमको 29.29% देखने को मिला। तो आप एक काम कीजिएगा, 42.10 याद कर लीजिएगा और 29 याद कर लीजिएगा, या आना नहीं तो कम से कम उतना भी याद नहीं होता है तो 42 और डिफरेंस याद तो करना ही पड़ेगा। इतना भी नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, है ना, 42 है ना और 28 याद करना होगा, डिफरेंस अपने आप है ना मोटा-मोटी 13-14 के आसपास आपका निकल जाएगा। तो ग्रोथ डिक्लाइन ये आपको देखने को मिला है 15-16 से लेके 19 से 21 के बीच में, यानी मोटा मोटी 5 से 6 साल का ये डिक्लाइन रेट आपको देखने को मिला है। यही चीज आप इंडिया में देखिएगा तो 24.85 था पॉवर्टी, और वो घट के हो गया 14.9, और ये देखने को मिलता है 9.89 है ना का रिडक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, रिड्यूस हुआ था। तब देखिए शार्पली बहुत तेजी से अपना गरीबी को कौन दूर किया है, तो झारखंड, क्योंकि इसका डिक्लाइन रेट जो है वो 13.29 है, और ये जो है आपका 9.89 है। तो हम लोग बहुत तेजी से, तुलना किया जाए भारत से तो उसके तुलना में हम लोग भारत की तुलना में झारखंड बहुत तेजी से गरीबी को क्या करें, खत्म करें। तो इतना याद रखिएगा, 42-28 तो याद रहेगा ना, 42 पहले था 15-16 में, और 19-21 के बाद अभी कितना हो गया, 28 हो गया है, और पहले ये 24 था, 24 के बाद ये कितना हो गया, 14 हो गया। 10% का यहाँ पे ओवरऑल ऐसे देखिएगा 10 है, परसेंटेज में पॉइंट में देखिएगा तो 9.89 है। तो मोटा मोटी आप 10 मान के चल सकते हैं, इतना भी एग्जैक्ट फिगर कौन याद करता है। फिर इस तरह से ये सारा चीज आपका दिया है। अब यहाँ रूरल अर्बन करके यहाँ पे दिया गया है कि रूरल में कितना है और अर्बन में कितना है झारखंड का और इंडिया का, हम बता देते हैं। अगेन हम करें, इसको याद करने का कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी याद हो जाए एट ए टाइम तो याद कर लीजिएगा। 32 यहाँ पे कितना दिखाता है आपका 59, और ये 19.28, ये इंडिया का ग्रामीण क्षेत्र का है। 13.1% का यहाँ पे 3% का यहाँ पे 3.1 का डिक्लाइन देखने को मिलता है। वही चीज आपका शहर में देखने को मिलता है, 8 से लेके 8.65 से लेके 5.27, ये कितना डिक्लाइन देखने को मिलता है, 3.3। याद करना नहीं है, याद हो जाए, बहुत दिमाग तेज है तो याद कर लीजिएगा, ठीक ना। रूरल यहाँ पे देखने को मिलता है 50 से 34 हो गया, और शहरी में 15 से यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गया। बस ये डाटा आप याद कर लीजिए, पॉवर्टी वाला कि 42 से 28 हो गया, और भारत का 24 से 14 हो गया। इतना याद कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको अति नहीं करना। हाँ, ये डाटा जो आपको बताया जा रहा है इसको तो आपको याद करना ही करना होगा। देखिए यहाँ पे आपको पता होगा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यहाँ पे निकाला जाता है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है ये यहाँ पे दिया गया है डिस्ट्रिक्ट वाइज झारखंड के, और ये 2019 और 21 का हम तुलना कर रहे हैं, 15-16 का नहीं कर रहे हैं। देखिए 15-16 का याद करने में दिक्कत होगा, कर तो सकते हैं तुलना, लेकिन याद करने में दिक्कत होगा, इसीलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट आपको 19 और 21 का जो डाटा है उसको बता रहे हैं, एमपीआई का। तो ये जो है पाकुड़ जो है सबसे टॉप में आपको देखने को मिलेगा, पाकुड़ और साहेबगंज, ये याद रखिएगा सबसे ज्यादा गरीब में। तो पाकुड़ है, उससे थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो आपको साहेबगंज मिलेगा। वेस्ट सिंहभूम जो है सबसे डाउन, मतलब सबसे टॉप सबसे डाउन याद आ जाइएगा। वेस्ट सिंहभूम के बगल में आ जाते हैं तो ईस्ट सिंहभूम आएगा, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम में ऐसे भी जमशेदपुर है, जहां टाटा है वहां तो वैसे भी है ना खराब स्थिति नहीं होगा, लोग तो थोड़ा सा बेहतर स्थिति में होंगे, तो सबसे ज्यादा गरीब तो होगा नहीं। और ये खनन वाला एरिया है तो वैसे भी यहाँ पे गरीब लोग ही रहेंगे। तो इस तरह से याद रहिएगा,
पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज्यादा गरीब में थर्ड नंबर में, थर्ड रैंक है। और यहाँ पे थर्ड रैंक में है ना, अमीर में सबसे ज्यादा अमीर लोग कहाँ रहते हैं, तो ईस्ट सिंहभूम में रहते हैं। अब यहाँ पे रांची का अगर देखिएगा तो जितना है ना विधायक यहाँ सांसद मुख्यमंत्री ज्यादातर लगते हैं, जज वज रहते हैं, सब तो यहाँ पे राजधानी में रहते हैं। वैसे भी आपको याद करने का आवश्यकता नहीं है, आपको याद हो ही जाएगा कि रांची में यहाँ पे गरीबी जो है सबसे कम देखने को मिलता है। उसके बाद बोकारो जाइए, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो रामगढ़ पार कीजिए, बोकारो चले जाइएगा। तो रांची से रामगढ़ पार कीजिएगा, बोकारो चले जाइएगा, फिर दक्षिण में आ जाइएगा तो ईस्ट सिंहभूम, यहाँ पे गरीबी में जाइएगा तो पाकुड़, पाकुड़ से ऊपर चले जाइएगा तो साहिबगंज, और डाउन में आ जाइएगा तो आपको ईस्ट वेस्ट सिंहभूम है। उम्मीद करते हैं गरीबी का ये डाटा आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी का दंज हम लोग खुद झेल रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि बेरोजगारी का क्या है ना इम्पैक्ट होता है ना, कितना परेशानी होता है एक बेरोजगार इंसान को। चलिए देखते हैं बेरोजगारी के बारे में, यानी अपने बारे में देखते हैं थोड़ा बहुत। बोलता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR। उम्मीद करते हैं ये सब आप पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़े तो ज्यादा परेशान होना नहीं है, अभी छोड़ दीजिए, है ना। बस देखिए 7.8% का वार्षिक वृद्धि दर से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। LFPR रेशियो, जिसमें पुरुष और महिला दोनों का हम यहाँ पे दिए, ग्रामीण और शहरी। तो श्रम शक्ति भागीदारी, यहाँ पे श्रम शक्ति भागीदारी दिया गया है LFPR रेशियो। तो इस तरह से LFPR रेशियो में श्रम शक्ति भागीदारी में कितना ग्रोथ रेट देखने को मिला है, 7.8, यानी कि यहाँ पे श्रमिक संख्या जो है वो बढ़ रहा है। फिर है श्रमिक जनसंख्या अनुपात है, WPR जिसको बोलते हैं, वर्कर है ना पॉपुलेशन रेशियो। इसका औसतन ग्रोथ कितना देखने को मिलता है, 5.3 औसत वार्षिक दर से। तो वैसे भी यहाँ पे पहले जितने लोग थे, लोगों का संख्या बढ़ रहा है, लोगों का काम करने का जो संख्या है वो भी बढ़ रहा है। तो LFPR और WPR दोनों बढ़ने को देखने को मिल रहा है ना। 7.8 का वार्षिक दर से LFPR देखने को मिल रहा है और WPR देखने को मिल रहा है 5.3। ये आपका पुरुष, महिला, ग्रामीण, शहरी दोनों को जोड़ जाड़ के यहाँ पे बताया गया। एक चीज और दिया गया है, पिछले आर्थिक में 2018 से 23 वर्ष में बढ़ोतरी यहाँ पे हुई है। कहने का मतलब है LFPR रेशियो या WPR रेशियो में पिछले 5 साल में देखने को मिला। 5 साल में हम देखें तो यहाँ पे बढ़ोतरी ही देखने को मिल रहा है, ये सर्वे में यहाँ पे बताया गया। तो आप थोड़ा सा इसको अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। WPR इस अवधि के दौरान ज्यादा तेजी से LFPR की तुलना में बढ़ा है। परिणाम स्वरूप राज्य में इस अवधि में बेरोजगारी दर की कमी हुई है। तो ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे है ना उस तरह से तुलना कर रहा है, तो बेरोजगारी दर में यहाँ पे इसको कमी देखने को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में शहरी तुलना में दोनों में अधिक है LFPR और WPR। तो यहाँ पे बोल रहा है ग्रामीण क्षेत्र में आप देखिएगा तो LFPR और WPR ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे भी ग्रामीण क्षेत्र में हर लोग यहाँ पे क्या करते हैं, काम करते हैं, किसी भी आश्रित ज्यादातर नहीं रहते हैं, चाहे मजदूरी हो चाहे जॉब भी है ना, काम करते हैं। ग्रामीण में अधिक गरीबी के कारण उन्हें अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। इसके अलावा उनके पास लाभकारी अवसर जैसे उच्च शिक्षा, कौशल विकास आदि नहीं रहते। तो बहुत सारे पढ़ने लिखने ये सब काम के लिए है ना शहर में रहते हैं तो वो काम नहीं करते। लेकिन शहर में तो हुआ, ग्रामीण क्षेत्र में तो हुआ कि पढ़ने लिखने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, स्किल सीखने के लिए टाइम नहीं मिलता है। आप एक उम्र होने के बाद आप अपना पेट भरने के लिए खुद से क्या करते हैं, कमाने लगते हैं। इसलिए LFPR WPR दोनों ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा देखने को यहाँ पे मिलता है। LFPR WPR दोनों देखिएगा तो झारखंड में राष्ट्रीय औसत से अधिक है। मतलब LFPR रेशियो और WPR जो है देश का जो होगा उसके तुलना में झारखंड में ज्यादा ही देखने को आपको क्या होगा, मिलेगा। और राज्य में बेरोजगारी देश की तुलना में कम है। महिलाओं की श्रम भागीदारी हम देख लेते हैं कि महिलाओं का क्या है। बोलता है महिलाओं की श्रम और कार्यबल में दोनों में पुरुषों की तुलना में थोड़ा सा कम। वैसे भी LFPR महिलाएं कम यहाँ पे काम करती हैं और इस तरह से डिमांड में उनका कम ही होता है, ऐसा देखने को हमको मिलता है। घर के काम में उनको उलझा दिया जाता है। कारण है सामाजिक प्रतिबंध होता है, कभी कभी इनके द्वारा किए गए कार्य को अप्रामाणिक मानते हैं, मान्यता मिलता ही नहीं है। तो इसलिए LFPR और WPR दोनों ही कम होता है, इनके कार्य को मान्यता ही नहीं मिलता है या इतना वैल्यू नहीं दिया जाता है। सामाजिक बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं, इसलिए श्रमिक के रूप में आपको ये कम देखने को मिलता है या काम के तलाश में भी ये कम ही निकलते हैं, ठीक ना, क्योंकि निकलने दिया ही नहीं जाता है। महिलाओं का LFPR WPR देखा जाए तो समय के साथ इसका WPR जो बढ़ा है किसके तुलना में, LFPR के तुलना में। उम्मीद करते हैं अलग LFPR WPR क्या है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा बेरोजगारी में जाइए, ये पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा, है ना। 17-18 से 22-23 में 24.1% था और यही चीज WPR में देखिएगा तो 25, मतलब बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं था, जिससे समय के साथ उनकी बेरोजगारी में क्या हुई है, कमी हुई। तो ओवरऑल सब में यहाँ कमी बताने का प्रयास किया जा रहा है ना। अब उसके बाद यहाँ पे आपका दिया जा रहा है गरीबी दूर करने के लिए क्या क्या योजना यहाँ पे है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, ये हम थोड़ा सा सर्वे में जो दिया गया उसको बताने का प्रयास करें। जल्दी जल्दी बता रहे हैं, है ना, चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले मनरेगा तो आप ऑलरेडी पढ़े होंगे। आप क्या अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, ये इंक्लूड कर सकते हैं कि पिछले 5 साल में 20 लाख लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया। ये डाटा अगर आपको याद नहीं रहा होगा तो ये आप लिखिएगा, मनरेगा को जब भी इंक्लूड कीजिएगा लिखिएगा उसके बारे में, तो ये डाटा को लिखिएगा। ईच वर्कर को औसतन कितना दिन का यहाँ पे काम दिया गया है, तो 45 दिन का यहाँ पे क्या दिया गया है, काम दिया गया है। उसके बाद वेतन कितना देखने को मिलता है, तो 2019-20 में 171 रुपया था, जिसको 2000 यहाँ पे
वर्तमान समय में अभी हम मान के चलते हैं 23-24 में अभी कितना कर दिया होगा, तो आपका 255 रुपया। तो 171 से 255 रुपया, मोटा मोटी 49% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। ये सर्वे में ये लिखा हुआ था, वही से हम करें। तो मनरेगा में ये जो भी चीज आप पढ़े, 2 डाटा या 3 डाटा याद रखिएगा कि पहला कि पिछले 5 साल में 20 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है, 20 लाख है ना पर्सन डे, है ना, कि लोगों को यहाँ पे दिया गया है, मतलब एक दिन का, है ना, ऐसा करके अलग अलग डे करके यहाँ पे जोड़ता होगा, जैसे भी कैलकुलेट करता है ना, यहाँ पे 20 लाख करके यहाँ पे दिया है। ईच वर्कर को 45 दिन का यहाँ पे मिला है, 171 से 255 रुपया यहाँ पे हो गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना करके यहाँ पे दिया गया है, इसमें स्किल सिखाया जाता है। बस इतना याद रखिएगा, ये स्किल किसको सिखाया जाता है, जनरली रूरल एरिया के जो भी युवा है उसको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि ये रेगुलर मंथली इनकम वेजेस वाले में जाके काम कर सके। आपको ये तो याद होगा, बस ये याद कर लेना होगा कि पिछले यहाँ पे टिल 21 दिसंबर, है ना, 2023 तक, यानी मोटा मोटी दिसंबर 2023 याद रखिएगा, 67,000 लोगों को यहाँ पे स्किल दिया गया था, जिसमें से 48,000 लोगों को यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे प्लेस्ड किया गया, यानी उनको नौकरी भी दिया गया है। तो ये सब डाटा आपको, है ना, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। पूछेगा ना कि गरीबी दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है, तो ये सब 2-3 डाटा के साथ आप 2-3 योजना ही लिखेगा ना। 50 योजना लिखने से अच्छा है कि 2-3 डाटा, है ना, 2-3 योजना आप अच्छे से डाटा जो इकोनॉमिक सर्वे दिया है उसको, है ना, लिखते हुए या इंक्लूड करते हुए लिखिए, ठीक ना। चलिए, पीएम स्वनिधि करके यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस या माइक्रो क्रेडिट दिया जाता है, कुछ पैसा दिया जाता है किसको, स्ट्रीट वेंडर जो ठेला उला लगाते हैं ना, उनको यहाँ पे दिया जाता है, जो भी उनका काम का रिक्वायरमेंट है, तो इस तरह से ये दिया जाता है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि वही दिसंबर 2023 तक लोन अंडर दिस स्कीम बीन सैंक्शन टू बी अबाउट 98,000, एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड टू अबाउट 87,000, यानी 98,000 यहाँ पे आवेदन आया था माइक्रो फाइनेंस के लिए, स्ट्रीट वेंडर के लिए, जिसमें से 97,000 को यहाँ पे क्या दिया गया, कुछ ना कुछ सहयोग राशि यहाँ पे या जो भी ऋण है वो, है ना, पीएम स्वनिधि के तहत दिया गया। अब यहाँ जो एप्लीकेशन आया था उसमें देखिए ओबीसी का 48% दिया गया, जनरल का 32% दिया गया, माइनॉरिटीज जो है 5% और एसटी में 5% है, एससी जो है वो 10% है। तो याद रहे तो ठीक, नहीं तो कम से कम याद रखिएगा ओबीसी, ऐसे भी संख्या यहाँ पॉपुलेशन ओबीसी का ज्यादा है, तो ज्यादा लोग ओबीसी के तहत, स्ट्रीट वेंडर के तहत यहाँ पे माइक्रो क्रेडिट के लिए यहाँ पे पीएम स्वनिधि के तहत यहाँ पे क्या करेंगे, पैसा यहाँ पे लेंगे। तो इस तरह से डाटा भी आप बना सकते हैं और, है ना, अपने आंसर को थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं। मुख्यमंत्री सारथी योजना, सारथी योजना में कहता है स्किल डेवलपमेंट का ये काम करना है ना, के लिए दिया जा रहा है जेएसडीएम के द्वारा। मेन ऑब्जेक्टिव, है ना, दिस प्रोग्राम skill development training to the worker which are relevant to the industry के लिए देना है। they aim to provide with worker opportunity to prepare them self employed, यहाँ पे employment करने का मतलब इंडस्ट्री के लिए, है ना, छोटे छोटे इंडस्ट्री है, जो भी बड़े इंडस्ट्री है उसके लिए ये थोड़ा सा ट्रेन वगैरह यहाँ पे देता है। अगर उसको ट्रेनिंग नहीं दिया तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे हो सकते हैं। फूड सिक्योरिटी एंड माल न्यूट्रिशन, इसके लिए यहाँ पे टाइम अभी तो बचेगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा, है ना, इसको बताना मुश्किल यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि सब खत्म वैसे भी नहीं होगा। फूड सिक्योरिटी है ना, 1 घंटा में सब चीज़ को कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल लगा। बिरसा किसान योजना है, एजुकेशन इंडिकेटर है, हेल्थ इंडिकेटर है, देखिए कुछ 4-5 मिनट है, जितना होता है हम यहाँ पे बताते हैं। दूसरा वीडियो एक बना देंगे 1 घंटा के बाद, और उसके बाद बाकी वाला जो फैक्ट है वो आपको वहां पे ही आपको मिल जाएगा। चैप्टर 7 है इकोनॉमिक खाद्य पोषण सुरक्षा के बारे में यहाँ पे बताया गया है। खाद्य अनाज का उत्पादन 2021-22 में 5,000 टन से अधिक था। मछली, अंडे, मांस, दूध उत्पादन, है ना, कि बढ़ते दामों यहाँ वर्षों में बढ़ता गया है। साथ ही 21-22 में 7.5 लाख टन का रिकॉर्ड धान खरीद हुई थी, जिससे राज्यों की लाखों किसानों का लाभ हुआ। बस इतना याद रखिएगा, 7.5 लाख टन का यहाँ पे धान खरीद हुआ है। 4.28 लाख मीट्रिक टन का भंडारण क्षमता, जबकि निजी उद्यमी गारंटी योजना के तहत और भी गोदामों का निर्माण किया है। तो यहाँ पे 7.5 लाख टन यहाँ पे खरीदा गया है, 4.5 लाख टन यानी 4.28 का यहाँ पे मीट्रिक टन का भंडारण यहाँ पे क्षमता है। ये याद रखिएगा। यहाँ फूड सिक्योरिटी के लिए 3 चीज होना चाहिए, 3 इसका स्तंभ है, याद रखिएगा। सबसे पहले फूड यूटिलाइजेशन उपयोग है, फूड एक्सेसिबिलिटी अभिगम्यता है, फूड अवेलेबिलिटी उपलब्धता, यानी कि भोजन को आपको उपलब्ध कराना है, अभिगम्यता बहुत आसान से उपलब्ध कराना है और उसका उपयोग हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे फूड सिक्योरिटी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्राथमिक वाले परिवार THH के अंदर लगभग 52.1 लाख कार्ड होल्डर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो लगभग 52.1 लाख कार्ड होल्डर है जिसको यहाँ पे भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है फूड सिक्योरिटी के तहत। अंत्योदय अन्न योजना में 8.9 लाख कार्ड होल्डर है, सफेद राशन कार्ड वाले में 3.63 कार्ड होल्डर है और हरित राशन कार्ड वाले में 4.87 लाख कार्ड है। तो इस तरह से यहाँ पे जितना भी थोड़ा बहुत याद हो जाए, नहीं तो, है ना, कम से कम 52 लाख
ये 3-4 लाख याद रखिएगा सफेद और हरित कार्ड के तहत दिया जाता है। इन खाद्य और पोषण सुरक्षा हस्तक्षेपों के तहत लगभग 70 लाख परिवारों को शामिल किया गया है। उन्हें सब्सिडाइज मूल्य पर चावल, गेहूं, केरोसिन तेल, नमक और शक्कर यहाँ पे दिए जाते हैं। इसके अलावा 20,000 से अधिक फेयर प्राइस शॉप है, मतलब जिससे आपको मिलता है ना राशन, वो फेयर प्राइस शॉप जो है, हाँ ना, शॉप जो है वो कितना है, तो लगभग 20,000 से अधिक यहाँ पे देखने को मिलता है। दुकान हम कर सकते हैं। सरकार खाद्य और अभिगम्यता सुनिश्चित करने के लिए झारखंड स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम, पीवीटीसी, डाकिया स्कीम, तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत आसानी से मिल जाए। इसके लिए क्या किया है, झारखंड स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम चलाया जा रहा है। पीवीटीसी, डाकिया स्कीम पिछले साल पूछा भी गया है जेपीएससी में। कुछ कुशल शिकायत निवारण प्रणाली किया गया है ताकि आपको आसानी से आसान तरीके से आपको मिल जाए। राज्य में 5 वर्ष से कम आयु के कमजोर बच्चों के प्रतिशत में नियमित गिरावट हुई है। एनीमिया, है ना, सामान्य बीएमआई के नीचे वाले लोगों के प्रतिशत में गिरावट आई है। 6 महीने में बच्चों को केवल मां के दूध पर आश्रित और 6 से 23 महीने में बच्चे जिन्हें उपयुक्त आहार प्राप्त है उनकी संख्या में भी वृद्धि देखने को मिला है। फूड ग्रेन मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे इस वीडियो में संभव नहीं होगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बताने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली आप कीजिए क्या ना कि वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में आप जाइए और टेलीग्राम में जुड़िए। हमको मैसेज मेरा वहाँ पे मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा या जो भी है वो मिल जाएगा। आप हमको मैसेज कीजिए, हम आपको ये पीडीएफ भेज देंगे। अगर आप कमेंट कीजिएगा वीडियो बनाने के लिए, कल शाम तक अगर कमेंट हमको मिलेगा 1-2 कमेंट भी, तो हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, और नहीं तो ये वीडियो हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर 5-7 कोई देख रहे होंगे तो फिर हम उसके लिए इतना मेहनत क्यों यहाँ पे हम करें, ठीक ना। अगर इसका कोई महत्व समझेगा ही नहीं तो फिर फालतू बता के कोई फायदा यहाँ पे होने वाला है नहीं। तो अगर आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो, अन्य पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से